गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 वाले कल हमने बताया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज बताते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति क्या होता है? हमने कल पढ़ा था कि जो डाइपोल की अनुदिश दिशा होती है वहां पे कोई पॉइंट लेते हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वो कहलाती है अक्षीय स्थिति। अगर द्विध्रुव के अर्धलंबक के मतलब उसके ओ पॉइंट यानी कि उसके बीच मध्य बिंदु से अगर कोई ऊपर या नीचे कभी तीव्रता निकालनी हो तो वो क्या कहलाती है? हमारी निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच की दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O है। ठीक है, मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके हमें क्या निकालनी है? तीव्रता। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी? तीव्रता E1 होगी, तथा नेगेटिव चार्ज के कारण E2 तीव्रता है। अब यहाँ देखो, माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB की दूरी 2l से अर्धलंबक बिंदु O से r मीटर की दूरी पर बिंदु P है। ठीक, वही बता दिया मैंने। अब देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो कितनी होगी? पॉजिटिव आवेश के कारण P पर तीव्रता बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, तो E1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। BP क्या हो गई? ये डिस्टेंस हो गई। आपने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें ये निकालना था, इसको x मान लिया, इसका स्क्वायर लिया, प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और उस पे स्क्वायर होता है कर्ण पे, तो उस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो ये क्या होगा? बीपी की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे क्या है? बीपी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 के कारण देखते हैं, जो नेगेटिव चार्ज, E2 को क्या माना? 2 नंबर माना, तो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज के कारण। यहाँ पे लिख लो नेगेटिव आवेश के कारण तीव्रता। E2 हो जाएगा 1/एप्सिलॉन AB। अब ये डिस्टेंस क्या होगी? AB। यहीं पर भी वही होगी, क्योंकि ये अर्धलंबक L है और जो इसका जो बेस है आधार है और जो लंब है, तो दोनों का स्क्वायर होगा, यही वैल्यू आएगी। आप करके देख लेना एक बार। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस L का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अतः बिंदु P पर पॉजिटिव आवेश के कारण तीव्रता E1 है, पॉजिटिव क्या E1 है, तथा E2 क्या है? नेगेटिव आवेश के कारण E2 है, तो परिणामी तीव्रता E नेट होगी। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझो। जी, हमने कितना डायग्राम लिया और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, इससे समझने की कोशिश की। तो हमने माना कि जो E1 है वो यहाँ पे अगर हम एक यहाँ से थीटा जो समांतर रेखा है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? समांतर कोण। अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे कोई समांतर रेखा के बीच अगर कोई कोण बनेगा तो क्या होगा? वो दोनों कोण समांतर कोण होंगे। और इसी तरह इस तरफ होगा, तो समांतर कोण से यहाँ पे एंगल आ गया थीटा, तो यहाँ E1 क्या बना रहा है? E1। और जहाँ पे एंगल होता है वहां पे क्या लेते हैं? इसका कंपोनेंट और E cos थीटा। और यहाँ पे E2 का कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और जो इसके लंबवत होंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ये क्या हो जाते हैं? आपस में रस। क्यों हो जाती है? कि हमें पता है कि जब डाइपोल होता है वो क्या होता है? समान चार्ज होते हैं, और समान चार्ज होता है, लेकिन उसकी प्रकृति क्या होती है? डिफरेंट होती है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। दिशा विपरीत होने से ये क्या हो जाएंगे? आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो इसमें देखो, E1 का E2 के लंबवत घटक निरस्त हो जाते हैं। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। अतः समांतर घटक क्या है? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये क्या हो जाएंगे? जब एक ही दिशा में हो तो दो वेक्टर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, E नेट इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमने E1 की वैल्यू यहाँ से उठाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रख दिया, और cos थीटा यहाँ पे जो का त्यों लिख दिया। पर यहाँ पे E2 की वैल्यू उठाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा यूं लिख दिया। अब हमने क्या किया कि जो cos थीटा था वो दोनों में कॉमन था और ये भी कॉमन था, तो इसको क्या कर लिया? 2 टाइम्स लिख लिया। 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 + 2, तो यहाँ पे 2 cos थीटा लिख दिया। अब हमने cos थीटा देखो, cos थीटा पे यहाँ पे एंगल आ जाओ जी। मान लिया हमने एंगल थीटा है, तो जो cos थीटा होता है वो क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है? बीच की दूरी L, क्योंकि वो बिंदु से मान रहे L, और जी इसका कर्ण क्या होगा? √r² प्लस L स्क्वायर।
ठीक, तो यहाँ पे ये लिख दिया, फिर हमने ई नेट यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 2, यहाँ से आ गया cos थीटा की वैल्यू हमने r अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे लिख दी। फिर यहाँ पे क्या है, क्या अब हमें पता है p इक्वल टू क्या होता है, जी क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, q इंटू 2l, तो ये क्या होगा q इंटू 2l हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, p बिंदु लिख दिया, तो 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जो r दूरी है ये बहुत, और जो द्विध्रुव होता है बहुत छोटा सा होता है, जब ये द्विध्रुव बहुत छोटी दूरी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके कंपैरिजन में बहुत कम मान सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दूरी बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एल को हमने छोड़ दिया तो ये क्या होगा आर क्यू, और ये 2 से 2 क्या हो जाए, जैसे आर 3 इंटू 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गई तो पावर क्या आ जाएगी 3। इस तरीके से जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r क्यू। थैंक यू।